चलिए अब शुरू कर रहे हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूफ करनी जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास एक इस तरह से एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो यहां से अगर इस ब्लॉक को कुछ x डिस्टेंस हम लोग खींचते हैं, ठीक है, अगर स्ट्रेच करते हैं x डिस्टेंस, तो वो वापस आएगा और फिर इस तरह से वो घूमता रहेगा। मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमने खींचा वो a है। अब यहां पे अगर उसको रिलीज करेंगे तो वो बीच के किसी टाइम में यहां रहेगा, है कि नहीं? तो ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया और ये पॉइंट 3 हो गया। इन तीनों पॉइंट पे हम लोग को प्रूफ करना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर पॉइंट 1 ले लेते हैं। पॉइंट 1 के लिए क्या कंडीशन है वो देखिए। पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी केवल 0, यहां पे हमने रिलीज कर दिया, x इक्वल टू तक ले गए, x इक्वल टू a तक, और उसके बाद रिलीज कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सबसे ज्यादा यहीं पे होगा, कितना? हाफ के ए स्क्वायर, ठीक। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E1 कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर होगा। तो ये हमने E1 निकाल दिया। अब सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे हमको निकालना है कि उसमें भी दिखाना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और वो भी हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो अब सेकेंड पॉइंट कितनी दूरी पे है? तो मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल डिस्टेंस x है, क्योंकि वो 1 और 3 के बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, U2 की बात करें, तो वो तो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बट काइनेटिक एनर्जी K2 निकालना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं। तो फॉर पॉइंट 2 हम लोग 1 से 2 तक के मोशन को कंसिडर करते हैं। इसके दौरान उस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था? तो इस दौरान उस पे लग रहा था स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ये 3 फोर्स लग रहा था। लेकिन mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो 0। सो ओनली फोर्स व्हिच इज वर्किंग हियर इज स्प्रिंग फोर्स। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालते हैं? तो हाफ इंटू के इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देखिए, आप ध्यान से अपने नोट्स में देखिए, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमने लिखा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया K2 माइनस K1। अब देखिए ध्यान से, तो जिन 2 पॉइंट के बीच के मोशन की बात कर रहे हैं उसमें जो पहला पॉइंट है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। K1 तो 0 है ही, यहीं से यहां के मोशन की बात हो रही है। और 1 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो K1 0 हो गया। तो हमारा K2 काइनेटिक एनर्जी K2 निकल के आ जाएगा क्या यहां से? बिल्कुल आ जाएगा भाई। K2 कितना आ गया? माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट पे जब आया तो वहां पे x कितना है? x ही है, तो x2 स्क्वायर को x लिख लो, माइनस x1 स्क्वायर, 1 पे कितना है x? a, तो हम लोग लिख लेंगे a, तो a स्क्वायर हो गया
तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस जब अंदर चला जाएगा तो K2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगली बार किसी भी पॉइंट पे हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और एक्स के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो भी इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, क्योंकि ये जनरल काइनेटिक एनर्जी दे रहा है किसी भी पॉइंट। जब एक बार हमने ए पे लाके छोड़ दिया तो उसके बाद वो किसी भी एक्स पे कितना उसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, K2 निकल गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी U2 भी निकल गया और K2 भी निकल गया। अब हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी U2 निकालना है, कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं बताओ, हाफ और के को कॉमन ले लो तो देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा इससे कैंसिल और बच गया हमारा हाफ के ए स्क्वायर। तो यहां तक तो हमने प्रूव कर लिया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2, बट विल इट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 3, वो देखेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट 3 के लिए समझ लें। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 समझ लेते हैं। तो पॉइंट 3 पे क्या है, K3 काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम भाई साहब कितना, कैसे निकालेंगे ये देखिए, ये बताया आपको मैंने, जनरल इक्वेशन है, इसके लिए कहीं से भी काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी निकालना हो इसकी मदद से निकलेगा। तो 3 पे जब आ गया तो x का वैल्यू कितना, 0, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से ना तो इलॉन्गेशन ना कॉम्प्रेशन, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी K3 कितना आ गया, हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है U3 कितना, अरे वो तो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं, और x का वैल्यू यहां 0, तो U3 इज 0, E3 निकाल दो भाई साहब, दोनों को ऐड करो ये आएगा हाफ के ए स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम सेम आया, मतलब तीनों मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू सेम है, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, देखिए ध्यान, ये यहां पर x लिख रहे हैं और यहां पे एनर्जी लिख रहे हैं, एनर्जी U हो सकता है, K हो सकता है, E हो सकता है, जो मन है वो हो सकता है। पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछा जाए तो जनरल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, U2 में यही था, U2 जनरल पॉइंट है तो जनरल पोटेंशियल एनर्जी वही है। ये होता है एक अपवर्ड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है और उसके आगे कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, देखिए तो हाफ, ये K2 था, K2 हाफ की ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन कहां बनाएंगे वो डाउनवर्ड पैराबोला, उसके लिए कुछ पॉइंट्स लोकेट करते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया माइनस ए और ये हो गया 0, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के ए स्क्वायर होगा कि, इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के ए स्क्वायर, मतलब ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, एक्स का वैल्यू माइनस ए रख दीजिए चाहे ए रख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के ए स्क्वायर होगा। और ध्यान से देखिए तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा हाफ के ए स्क्वायर है, तो ये ग्राफ हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सबसे आसान ग्राफ। ए पे पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि वहां काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, चाहे माइनस ए ले लीजिए चाहे ए ले लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये माइनस ए क्या है,
ए तो दिख रहा है ये, तो माइनस ए यहाँ है भाई साहब, जितना उधर गया उतना इधर आएगा, ये है माइनस ए। तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा 0। अच्छा बीच के पॉइंट पे कहां है, x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, पूरा काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगा हाफ के स्क्वायर, और फिर a पे जाएंगे तो फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो ये पॉइंट आएगा। और डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ करना है, तो ऐसा ही ड्रॉ करना हो गया, ड्रॉ है ना। 1 हो तो क्या करें, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स। ग्लास है, किसका ग्लास है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्लास है भाई साहब। और ग्लास को ऐसे पकड़ लिए, बहुत सावधानी से के से यू में और यू से के में रखेंगे, तो बताओ दोनों ग्लास में टोटल पानी जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, यही चीज हो रहा है। शुरुआत में यहां रख के छोड़ दिए थे, पहला को के दूसरा को यू, के यू के यू कू 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 कू, समझ रहे हो, कू कू कू। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने दे दिया, जब ए पे छोड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया था, लेकिन इस ग्लास में से इस ग्लास में ट्रांसफर होने लगा, बीच में जब आए तो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी और थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी है, और लगातार ट्रांसफर हो रहा है, यू से के यू से के यू से के, तो एक समय आएगा ना जब के का ग्लास भर जाएगा और उस समय यू का ग्लास खाली हो जाएगा। अब फिर क्या शुरू हो गया, के भर चुका है, अब वो यू को देना शुरू करेगा, तो यू का धीरे धीरे बढ़ेगा, के का खाली हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि पूरा खाली हो गया, यू पूरा भर गया, और यही चीज होता रहता है, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा ही सेम ग्राफ आप और सेम ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप दिखा सकते थे कहां पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेशन था, ग्रेविटेशनल मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन, इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन किए थे, वहां भी ऐसा ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है, वो पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। तो बताना भाई, पोटेंशियल एनर्जी है ना, इधर ये वाला सब काम का नहीं है, ये सब तो लिख ली हो ना, ये लिख ली, तो यही पे दिखा रहे, वो पॉइंट पता कर रहे हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, के इज इक्वल टू यू, के का एक्सप्रेशन बता दो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा ध्यान देना, ये इसके और इसके में कंफ्यूज मत होना, ये के काइनेटिक एनर्जी का और ये के स्प्रिंग कांस्टेंट का के, इक्वल टू यू क्या होता है भाई साहब, हाफ के एक्स स्क्वायर, के बाई टू तो कैंसिल हो गया, ये आगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस a बाई रूट 2, है ना, सॉल्व करिएगा ये यार, मतलब एक तो प्लस a बाई रूट 2 और एक माइनस a बाई, ये वो दो जगह हैं जहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है आधा काइनेटिक के पास है और आधा पोटेंशियल के पास है ना। बाकी रीजन तो क्लियर है भाई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पूरा 0 है और काइनेटिक एनर्जी पूरा है मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो, तो ये पूरा रीजन ऐसे ही चलता है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और उसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम, उन सब पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड थ्योरी थी वो पढ़ ली है, अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये टावर है जिसका हाइट h, यहां से हमने u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, लेकिन कितने एंगल पे फेंका ये पता नहीं है, और हम लोग को यहां पे पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या हो जाएगा वो बताना है।
तो देखिए इस पूरे मोशन के दौरान क्या कोई और फोर्स एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशन को छोड़कर? ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर कोई और फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या इसके दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? बिल्कुल कंजर्व। और इसीलिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां देखिए यहां पे ये लेवल 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं। ये ध्यान रखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत ही आसान काम करता है। आपको जहां का दिया हुआ है गिवन इंफॉर्मेशन और जहां का निकालना, बस उन्हीं के बीच में अगर आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है तो अप्लाई कर दीजिए। तो U1 प्लस K1 इज इक्वल्स टू U2 प्लस K2। इस लेवल को अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लें तो U2 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 लिया हमने, इसको 1 लिया। U1 क्या है? mgh प्लस K1 क्या है? हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू K2 क्या है? हाफ mv स्क्वायर। m से कैंसिल हो जाएगा, m 2 मल्टीप्लाई कर दो तो v स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, और v का वैल्यू आ गया रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए इसके दौरान इसका एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हुआ होगा। कोई प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट हमने बिना लगाए यहां का स्पीड निकाल लिया, वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन नहीं बता सकते। क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, वो केवल स्पीड के साथ रिलेट होता है। तो इसीलिए बस यही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो ये है कि सपोज हमने इस कर्व पाथ में, जो कि एकदम उटपटांग पाथ है, एक ब्लॉक मास m को h हाइट से रिलीज कर दिया, तो जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? तो इसके दौरान सोचिए, देखिए इसके मोशन के दौरान कोई और ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर कोई और फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन इसके मोशन के दौरान अगर ये स्मूथ है, ये क्या है? स्मूथ। स्मूथ मतलब समझते हैं? कोई फ्रिक्शन नहीं, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, और यहां से रिलीज करेंगे, यहां स्पीड कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए इसके दौरान एक फोर्स जो होगा वो वर्क मतलब एक्ट कर रहा होगा, वर्क करे या ना करे एक्ट कर रहा होगा, वो है नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नॉर्मल रिएक्शन का वर्क 0, हमने देखा है नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क करता है, लेकिन इस केस में पूरे मोशन के दौरान वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज 0। और अगर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो इसके दौरान केवल ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है, केवल वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0, मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो ये 1 है और ये 2 ले लीजिए। काइनेटिक एनर्जी 0 1 पे है ना, इस पॉइंट पे रिलीज किया ना, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहां पे पहुंच गया भाई साहब, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, m से m कैंसिल कर दीजिए, v का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 2gh, रूट ओवर 2gh। इज इट क्लियर? है ना? तो ये कुछ आसान प्रश्न थे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज हमने ब्लॉक को h हाइट से यहां से रिलीज किया, फिर इसे इंक्लाइन के लॉन्ग रिलीज किया, फिर इसे इंक्लाइन के लॉन्ग रिलीज किया, फिर ऐसे रिलीज किया। कि ब्लॉक हमेशा यहां आ रहा है, यहां या फिर यहां या फिर यहां या फिर यहां, है ना, ऐसे ब्लॉक आ रहा है। तो बताना है कि अगर यहां स्पीड 1 है v1, यहां स्पीड v2 है, यहां स्पीड v3 है, यहां स्पीड v4 है, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस ऑर्डर में सजाइए। क्या कॉन्सेप्ट है? अगेन ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ,
तो अगर सारे सरफेस स्मूथ हैं तो सब में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई साहब, mgh, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और सबका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी सबका 0 है कि नहीं। तो सबके लिए स्पीड जो होगा वो बिल्कुल वहीं से आएगा, कैसा ये सरफेस है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितना ज्यादा इंक्लाइन है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3 इक्वल्स टू v4 इक्वल्स टू √2gh। मतलब चारों वेलोसिटीज जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करें। यहां तक तो कहानी इस बात पे हो गई कि हमने पूरे सरफेस को स्मूथ रखा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है स्मूथ ना हो। पहले एक स्मूथ वाला बना के देख लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए ये 10 मीटर, ये पूरा स्मूथ है, पूरा क्या है, स्मूथ है। यहां पे इसको रिलीज कर दिया गया, यहां पे आते आते स्पीड क्या होगा वो बताना है। और साथ ही साथ अच्छा ये मान लो 5 मीटर पे, इसके बाद ये सरफेस खत्म हो गया, ये प्रोजेक्टाइल करेगा तो कितना आगे जाके गिरेगा वो बताना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हैं। तो अगर उस लेवल को आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया है तो उससे कितना ऊपर है, 5 मीटर ही तो ऊपर है। ये ऑलरेडी 5 मीटर पे था और ये 10 मीटर पे था, उस लेवल से तो 5 मीटर ऊपर ही है। तो इसके बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। क्या लगेगा, तो अगेन यहां पे mgh, तो मास तो नहीं दिया, m ले लो इंटू g यानी 10, h यानी 5 मीटर इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू v²। क्योंकि इसी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया तो काइनेटिक एनर्जी 0 लेंगे। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा √10 इंटू 10 100, यानी v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पे जिस वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ेगा v इक्वल्स टू होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद आपको अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ही याद हो तो वो लगा दीजिए, उसका रेंज का फॉर्मूला। और अगर वो नहीं भी याद हो तो भी आप लोग उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर होता क्या है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। अगर ये हाइट h होता तो -h यानी डिस्प्लेसमेंट इन y इक्वल्स टू, y में कोई u नहीं है तो -12 इंटू GT² आता, और ये t का वैल्यू टाइम, जितना टाइम में वो नीचे आ रहा है वो आ जाता है √2h/g, है ना। कॉपी को पलट के देखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जहां पढ़े हैं वहां देख लीजिएगा तो टाइम आपको यही निकल के आता है। और फिर अगर रेंज यहां से निकालते हैं तो रेंज आ जाता है जो इनिशियल वेलोसिटी x में है v या u लिए थे उस समय, तो u √2h/g ये आ जाता है। तो बस उसी को पुट कर देना है, r इक्वल्स टू u यानी 10 है वेलोसिटी, √2 इंटू h 5 है अपॉन g v 10 हो गया, तो r का वैल्यू आ गया 1 मीटर, है ना। तो बेसिकली ये 1 मीटर आगे जाके रुकेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। बच्चे डर जाते हैं, हालांकि इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। आप पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेना है और दूसरी बार हम लोग को प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन यूज कर लेना है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करके देखते हैं। मान लीजिए
कि कोई बॉडी है जो यहां से रिलीज किया जाता है, यहां से यहां तक पूरा सरफेस स्मूथ है, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टली आता है उसके बाद से रफ पैच है, ठीक है। अगर ये रफ पैच है ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, और ये जो चलता है, सपोज ये 20 मीटर हाइट से चलता है, ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार दिस 2 kg block will travel in the patch before coming to rest, कितना x तक चलेगा और रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, मतलब रेस्ट में आने से पहले कितना इस रफ पैच में चलेगा, x कितना हो, ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए दो अलग अलग मेथड से इसको निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट्स को आसान लगता है, पहला ये वो सोचते हैं कि चलो भाई सबसे पहले ये काम करते हैं, यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेते हैं जस्ट पहले, तो वो आसान है निकालना, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, इसके बीच में क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसके दौरान नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, और केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी 2 इंटू जी यानी 10 इंटू एच यानी 20 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर यानी हाफ इंटू एम कितना 2 इंटू वी स्क्वायर, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो v का वैल्यू कितना निकल के आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। सो इस रफ पैच में वो कितना वेलोसिटी से एंटर करता है 20 मीटर पर सेकेंड से। इसके बाद वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, है ना। कर सकते हैं इसको सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। म्यू का वैल्यू 0.5 है भाई साहब, देखिए भाई साहब 2 kg ब्लॉक है, तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो भी तो 20 न्यूटन होगा, तो इधर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 20 इंटू 0.5, है ना, मतलब 10 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग गया 10 न्यूटन। तो अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन है तो यहां पे एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एक्सीलरेशन होगा -10/2 मास फोर्स बाय मास यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार एक्सीलरेशन आ गया तो क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं और वो यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना मालूम है 20, है ना भाई। इस मोशन के लिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं, तो 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना 10 इंटू s, यहां से s निकल जाएगा क्या भाई साहब, बिल्कुल निकल जाएगा भाई साहब। दिस इंप्लाइज s इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया, आया कि नहीं आया, तो ये तो आ गया। लेकिन कहानी हो गई इसमें, इससे आसान तरीके से बनाया जा सकता था। कैसे बना सकते थे, देखो भाई यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है, इसके बाद नहीं लग सकता, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह लग सकता है। और उसके अलावा एक और एक्सप्रेशन हमने देखा था, नेट वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ये भी हर जगह लगा सकते हैं। ये एक्चुअली ऑल्टरनेट फॉर्म है वर्क एनर्जी थ्योरम का, है कि नहीं। ये डेल्टा यू कैसे आया है, इधर था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसी को उधर लेके गए ना, तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म है वर्क एनर्जी थ्योरम का, और इसका यहां बहुत ही शानदार एप्लीकेशन किया जा सकता है। हम लोग को क्या करना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, उसी से एक्स निकल जाएगा ना भाई। तो देखिए डेल्टा यू कितना हुआ, यहां से यहां जब आया तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहां तक भाई साहब, यहां तक रुकने तक कोई दिक्कत नहीं, रुकने तक लगा सकते हैं।
तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, U2 माइनस U1 कितना है बता दो 2 इंटू 20 इंटू 10 मतलब G इधर लिखिए mgh, ये डेल्टा ही हो गया प्लस डेल्टा के, अरे वो पहले भी काइनेटिक एनर्जी 0 था और बाद में भी 0 ही है कि नहीं? यहां तक बात कर रहे हैं, ये फाइनल ले रहे हैं, ये इनिशियल ले रहे हैं, और वर्क डन में अदर फोर्स निकाल रहे हैं भाई साहब। अदर फोर्स है कौन जो वर्क कर रहा है? नॉर्मल तो वर्क नहीं कर रहा है थ्रू आउट द मोशन, केवल फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो फ्रिक्शन का वर्क कितना? फ्रिक्शनल का फोर्स यानी 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन तो इतना ही काम किया ना भाई, इतना इधर वर्क थोड़ी किया, इतना ही वर्क किया है, तो डिस्प्लेसमेंट x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर और फ्रिक्शन लगा पीछे, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, माइनस cos 180 होगा, मतलब cos 180 होगा तो -1 आएगा, तो यहां आ गया -1, ये माइनस खत्म, ये 10 खत्म, अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये तो 40 आ गया, 640 है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक्सीलरेशन वो तो एकदम सही है, इसी में कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुआ होगा, ये 400 आया, ये तो सही, गड़बड़ ये हुआ कि यहाँ एक्सीलरेशन हमने है ना जी को देखते हुए यहाँ 5 ली, तो अब ये 10 है तो डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। अब देखो भाई साहब, इसमें इतना लंबा हुआ, गलती होने का भी चांसेस हो गया है ना, एक्सीलरेशन ले लिए गलत या कुछ भी पुट कर दिए गलत, ये काफी लंबा भी हुआ और गलती होने का चांसेस भी ज्यादा है। और यहां देख लो एक लाइन में आंसर आया बिना किसी गलती के गुंजाइश के, है ना, सही आंसर भी आया और जल्दी भी आंसर आया। तो जिसको ये इक्वेशन लगाने आ गया ना ऐसे क्वेश्चंस में, उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम और पूरा वर्क एनर्जी पावर के इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो गए। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अब कर ले रहे हैं कुछ चेन प्रॉब्लम्स। चेन प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं उसको समझिए। ऐसे मान लो चेन रखा हुआ है, समझ रहे हो, चेन, इसका पोटेंशियल एनर्जी सब निकालना सिखाए थे अगर वर्टिकल हो तो। इसका मास मान लो m है, लेंथ l है, तो ये जब पूरा वर्टिकल हो जाएगा, कैसे वर्टिकल होगा भाई, ऐसे पड़ा हुआ है, इसको हल्का सा जर्क दे देंगे, हल्का सा क्या करेंगे, जर्क दे देंगे थोड़ा सा, तो जैसे हल्का जर्क दीजिएगा तो ये नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस पूरा स्मूथ है। ऐसा नहीं होता है कि रियल लाइफ में, ऐसा नहीं देखिएगा कैसे रखा हुआ है, हल्का जर्क दिए पूरा गिर गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, क्यों? थोड़ा लटक के भी इक्विलिब्रियम में रह जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अगर पूरा पूरा स्मूथ है तो हल्का जर्क दिया और पूरा नीचे गिर गया। तो जब पूरा नीचे गिर गया, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट बिकम्स कंप्लीटली वर्टिकल। फाइंड speed of the chain when it completely becomes vertical। पूरा पूरा वर्टिकल हो गया तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं बच्चे, पर बहुत आसान है। क्या इसमें सरफेस स्मूथ है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। ये इनिशियल सिचुएशन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई साहब? 0। फिर वही करेंगे, U1 प्लस K1 इक्वल्स टू U2 प्लस K2। तो U1 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0, छोटा सा जर्क लगाया है, हल्का सा जर्क दिया, तो कोई शुरुआत में बहुत काइनेटिक एनर्जी नहीं देखेगा। इक्वल टू, अब U2 क्या हो जाएगा? ये U1 क्यों 0 लिखा हमने? क्योंकि इस लेवल को हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम किया है। तो बताना भाई साहब, ये नीचे है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? आपको याद होगा एक लेवल पे रॉड रखा हुआ हो ऊपर की ओर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था mgh/2, बताया था। तो जब नीचे है तो क्या होगा? -mgh/2।
तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम जी एल बाई टू, क्योंकि यहाँ हाइट नहीं दिया, लेंथ दिया, तो एल बाई टू लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इस समय शुरू में ये पूरा ही जीरो था, तो देखिए क्या आ गया, ये इधर भेज दीजिए, हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप देखिएगा बस से जैसे ही थोड़ा सा सॉल्व करिए आ गया वी इक्वल्स टू रूट ओवर जी। आया कि नहीं? चलो भाई साहब अब